Hello guys, welcome to Exam Smart Approach. I am Devendra Rana. Today we will discuss and analyze questions of polity जो कि आए थे आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में. Let's start. So question number 1 is, which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? तो यानी कि हमारा ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको अपनी विल से शादी करने की फ्रीडम देता है. अब हमको ऑप्शन क्या दे रखे हैं. आर्टिकल 19, 21, 25, 29 ये चारों हमारे क्या हैं. ऑल आर फंडामेंटल राइट. ओके. अब देखिए स्पेसिफिकली मैरिज के लिए कोई ऐसा मेंशन नहीं है, ये हमको खुद एनालाइज करना पड़ता है. ओके. तो अगर आप देखो आपके ऑप्शंस को, आर्टिकल 29 ये है रिगार्डिंग दी राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये नहीं हो सकता. ऑप्शन सी आर्टिकल 25 ये है आपका रिगार्डिंग दी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये भी नहीं हो सकता. एंड ऑप्शन बी आर्टिकल 21 ये है आपका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो यहाँ पे आपका यही क्या होगा आंसर. ओके. कि राइट टू लाइफ जीने का अधिकार है बट विद डिग्निटी, तो उसके अंडर आपके सभी राइट आ जाते हैं. ओके. राइट टू मैरिज का भी आता है. अब देखो अगर यहाँ पर मैरिज की जगह कुछ और होता है, लाइक आपका होता है यहाँ पे प्रोफेशन. ओके. तो आपका आंसर क्या होता, आर्टिकल 19. तो ये आपको देखना पड़ेगा ध्यान से जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो. और बेसिकली ये क्वेश्चन बना क्यों हुआ, ऐसा बैकग्राउंड क्या है. एक फेमस केस हुआ था, हादिया केस, केरला में. ओके. जहाँ से आया था आपका कंसेप्ट ऑफ लव जिहाद, तो वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा हुआ था 44th अमेंडमेंट, ये हुआ था अंडर द प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई. ओके. मोरारजी देसाई के अंडर हुआ था ये, और इसके अंडर कुछ भी गलत नहीं हुआ था. जितना भी पहले गलत हो रखा था वो सामने यहाँ पे ठीक किया था, तो यानी कि इट्स ऑल गुड. 44th अमेंडमेंट में कुछ भी गलत नहीं है. अब क्या लिखा गया है यहाँ पे कि इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, तो ये तो एक नेगेटिव सी स्टेटमेंट है, तो माने कि ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत. सेकंड इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. बिल्कुल सही है आपकी ये. देखो क्या हुआ था कि 99th अमेंडमेंट में गवर्नमेंट लेकर आई आपका एक लॉ जो कि था रिगार्डिंग NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. तो कोर्ट ने यहाँ पे साफ कहा कि ये क्या है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर रहा है. ओके. कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो आपका NJAC एक्ट है ये है अगेंस्ट आर्टिकल 50, अगेंस्ट आर्टिकल 50. अब आर्टिकल 50 क्या कहता है, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरव्यू नहीं करेंगे. ओके. तो ये आपकी सही स्टेटमेंट है और फर्स्ट आपकी गलत है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 ओनली. अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना कि जो स्टेटमेंट दे रखी है कि एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ये हुआ था, बट ये आपका हुआ था इन 39th अमेंडमेंट एक्ट में. ओके. जो कब हुआ था, 1975 में. उस टाइम थी कंट्री में एमरजेंसी. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ. ओके. अब देखो जो आपका 9th शेड्यूल है ये किसकी बात करता है. ओके. ये बात करता है रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स की. ओके. लैंड रिफॉर्म्स की. और ये हम कैसे लेकर आए थे, इसको हम लेकर आए थे बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1951 में. तो यानी कि हमारे देश का पहला संविधान का संशोधन, पहला अमेंडमेंट 51 में हुआ था. अब सिंपल सी बात है, 51 में हमारे PM कौन थे, जवाहरलाल नेहरू. तो यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा आपका, ऑप्शन ए
जवाहरलाल नेहरू. Okay, then question number fourth. Consider the following statements. First is the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempt several posts from disqualification on the grounds of office of profit. ये कह रहा है कि इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ पोस्ट को क्या किया था, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से. ओके. सेकंड कह रहा है द अबव मेंशन एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times. एंड थर्ड कह रहा है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके. अब देखिए जो यहाँ पे आपकी ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये बहुत डिफ़िकल्ट है. मतलब ये याद रखना कि कोई एक्ट कितनी बार चेंज हुआ है आसान नहीं होता. ओके. बट जो आपकी स्टेटमेंट थर्ड है इसको आप इजीली कर सकते हो. ये कह रही है कि टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड. तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत. बिकॉज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी वेल डिफाइंड नहीं है. ये क्या है, सिर्फ मैंशनड है. मैंशनड है ये, लेकिन कहीं भी डिफाइंड नहीं होता. क्लियर. तो जैसे कि हमने देखा थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, गलत. तो यानी कि हमारी स्टेटमेंट डी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है. आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 and 2. क्लियर. ओके. अभी डिफाइंड नहीं है लेकिन ये मेंशन है. और ये मेंशन कहाँ कहाँ पे होता है, ये आपका होता है इन आर्टिकल 102 एंड 191. ओके. ये है रिगार्डिंग आपके पार्लियामेंट के बारे में और ये आपका आता है रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 5. अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. अब देखिए जो हमारे शेड्यूल हैं कितने हैं, वो 12 हैं. 12 में से सिर्फ 2 हैं जो बात करते हैं ट्राइबल एरिया की. वो आपके आते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल. अब इन दोनों में से कौन सा गिवन है आपके ऑप्शंस में, वो है ऑप्शन बी 5th. तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी 5th शेड्यूल. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 6. विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया consider the following statement. First is the governor makes a customary address to members of the house at the commencement of the first session of the year. Exactly. सही स्टेटमेंट आपकी है. And second is when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. True. Answer will be option C, both 1 and 2. Okay. तो देखिए जब भी आपके नया ईयर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या आता है, गवर्नर एक स्पीच देते हैं, एड्रेस करते हैं असेंबली को. एंड सेकंड ये कह रही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई लॉ नहीं है एक पर्टिकुलर मैटर के लेके तो वो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं सेंटर के लॉ को. तो दोनों यहाँ पे सही स्टेटमेंट है आपकी. ओके. आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2. देन क्वेश्चन नंबर 7. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. देखिए आप एक बात याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं इनकी पावर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है. ठीक है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है. तो यहाँ पे ये कहना कि हाई कोर्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता किसी भी सेंट्रल लॉ को इनवैलिड, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत. ओके. Second is an amendment to the Constitution of India cannot be called into the question by the Supreme Court of India. अभी पढ़ा हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट को क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. तो यानी कि ये भी क्या है आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग. तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है. योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, नाइदर 1 nor 2. देन क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब यहाँ पे दे रखी है हमको 4 स्टेटमेंट्स, देखते हैं उनको 1 by 1. फर्स्ट इज द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. अभी कह रहा है कि ये जो एक्ट है इसके अंडर लोकसभा के स्पीकर
इम्पीचमेंट की प्रोसेस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब देखो, अगर आपको याद हो, जब हमारे CGI थे दीपक मिश्रा, ओके, दीपक मिश्रा, तो इनके अगेंस्ट भी एक स्टार्ट हुई थी इनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस इन दी राज्यसभा। और उस टाइम पर जो हमारे चेयरमैन थे, जो अभी भी हैं, वेंकैया नायडू, उन्होंने इस इम्पीचमेंट को कर दिया था रिजेक्ट। तो यानी कि अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो राज्यसभा में हो रही है आपकी रिजेक्ट, तो यानी कि वो लोकसभा में क्या हो सकती है, रिजेक्ट। ओके, तो चेयरमैन एंड स्पीकर बोथ कैन रिजेक्ट दी इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो यानी कि आपकी फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट गलत। क्लियर? ओके, सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि जो ये लाइन है आपकी, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ये क्या है, डिफाइंड है। अब देखिए, ये भी क्या है आपकी, गलत। कहीं भी ये क्लियरली डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो देखिए हमारी फर्स्ट भी क्या हो चुकी है, गलत, सेकंड भी क्या हो चुकी है, गलत। तो अगर हम इसके बाद ऑप्शन देखें थर्ड फोर्थ के बिना पढ़े, तो हमारा ए आंसर नहीं हो सकता और हमारा डी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? नाउ थर्ड, डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जज इंक्वायरी एक्ट। एग्जैक्टली ट्रू है। इस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि क्या होगी प्रोसेस जज के इम्पीचमेंट की। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी करेक्ट। नाउ फोर्थ इज, if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than two-thirds of total members of that house present and voting। सिंपली सा मतलब क्या है कि जब भी आपके इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी जज की, तो उसे क्या चाहिए होगा, 2/3 मेजॉरिटी of both the houses and also an absolute majority। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, सही। तो यानी कि हमारी स्टेटमेंट थर्ड फोर्थ सही है। यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the Constitution of India, prohibitions, limitations for provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142। अब देखिए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइन लिखी गई है, कईयों को समझ नहीं आएगी लिखा क्या हुआ है ये आपका। तो बेसिकली पूछ कर रहा है कि आर्टिकल 142 को इनमें से क्या आपका डिफाइन करता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो, अगर आपको नहीं पता कि आपका आर्टिकल 142 किसके बारे में, वो क्या कहता है, तो देखो आपको ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपके आर्टिकल हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ से कहाँ तक हैं। ओके, तो वो आपके आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। ये हैं आपके आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये भी क्या है, इनके बीच में लाई करता है आपका। तो यानी कि बात इसी कर रहा है आपकी सुप्रीम कोर्ट की। तो अगर आप ऑप्शन देखो, फर्स्ट में यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इलेक्शन कमीशन की, यानी कि डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपका हो जाएगा गलत। सेकंड इज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये है आपका करेक्ट आंसर है इसका। देखिए ना, और किसी भी ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात ही नहीं हो रही है। सी में किसी बात हो रही है आपकी, सी में बात कर रहे हैं आपके ये फाइनेंशियल एमरजेंसी की, जो कि गलत है आपका। और डी में बात कर रहा है आपका ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। और बेसिकली जो आपका ये आर्टिकल है 142 का, ये बात करता है रिगार्डिंग टू गिव कंप्लीट जस्टिस। ओके, उसकी बात करता है आपका ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure
विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट। तो बेसिकली ये आपकी बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की, ठीक है। अब देखिए आपके दो कमीशन हैं जो कि फेमस हैं रिगार्डिंग दिस इशू, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। कौन कौन से हैं आपके? एक आपका आता है उनमें से इट्स पंछी कमीशन, और एक आपका आता है सरकारिया कमीशन। ओके, अब यहाँ पे कौन सा गिवन है आपको ऑप्शन में? हमें दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन सी सरकारिया कमीशन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सेक्टर्स में आपका इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का काम कौन करता है। ओके, तो देखो अगर आप यहाँ पे हमको दिया हुआ है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? बेसिकली ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है हमसे रेगुलेटरी बॉडी का, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है आपको फाइनेंस कमीशन। अगेन इनका काम क्या होता है? टू शेयर करना कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड होगा जो हमारा जितना भी कैपिटल है, क्लियर। तो जब हमने देखा कि हमारा थर्ड भी गलत है, फाइव भी गलत है, अगर हम ऑप्शन में देखें तो यानी कि हमारा बी भी रॉन्ग है एंड सी भी रॉन्ग है, क्लियर है। और हमारा डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ओके ना, थर्ड एंड फाइव क्योंकि दोनों हमारे गलत हैं। सो वी लेफ्ट विद ऑप्शन ए 1 एंड 2, यानी कि इन सेक्टर्स का जो आपके रेगुलेटर हैं वो हैं आपके एडॉक कमिटीज़ और आपकी पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट डिटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है ना। एडॉक कमेटी बेसिकली क्या होती हैं आपकी? वो कमिटीज़ जो आपकी टेम्प्रेरी होती हैं और जैसे ही वो टास्क पूरा होता है ये आपकी होती हैं एबॉलिश, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो पूछ रहे हैं कि लिबर्टी को इनमें से कौन से अच्छा डिफाइन करता है। ए बात कर रहा है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट द tyranny ऑफ पॉलिटिकल रूलर, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वंस लाइक, एंड ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। अब देखिए जो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हैं इनको आप कर सकते हो इजीली एलिमिनेट। क्यों? देखिए एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। और सी ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक, ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिमिटेशन चेक बैलेंस बहुत चाहिए होता है हमको। यहाँ पे हमको लिबर्टी को डिफाइन कर रहे हैं सही से, वो है आपका ऑप्शन डी अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वंस फुली, ओके ना। लिबर्टी आपकी वही होनी चाहिए जो आपके स्किल्स को, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल, हमारे ये 12 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए अभी अभी। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो एंड गाइज अगर आपको मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को डू प्रेस दी बेल आइकन, ओके। थैंक यू।